Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. I hope guys आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरा नाम अंजू द्विवेदी है और आज एडवांस इंग्लिश सीरीज में हम सीखेंगे बहुत ही अच्छे बोलचाल में यूज होने वाले इंग्लिश स्ट्रक्चर्स विथ रूल मीनिंग एंड एग्जाम्पल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का वीडियो। नो मीन फीट। नो मीन फीट का मतलब होता है कोई मामूली बात या कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। मतलब इस काम को करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वहां टाइम पर पहुंचना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इस घर से चोरी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो नो मीन फीट, नो मीन फीट। मीनिंग देखिए, मीनिंग तो वैसे मैं बता ही देती हूँ, फिर भी एक आपको एक फॉर्मेट मिल जाता है। समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। कुछ ऐसा कि बहुत कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है अचीव करना, पाना, और उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट, प्रयास की आवश्यकता होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज या वॉज लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे नो मीन फीट, और उसके बाद फिर व्हेन रिफरिंग टू एन एक्शन और अचीवमेंट, मतलब जिसका भी हमें जिक्र करना होगा वहां पे उसका जिक्र करेंगे। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा है गाइस कि हम आईएनजी से स्टार्ट करेंगे, मतलब वर्ब से स्टार्ट कर लेंगे। जैसे कि चोरी करना कोई मामूली बात नहीं है, तो स्टीलिंग, मतलब स्टील चोरी करना होता है, और स्टीलिंग, ठीक है। तो स्टीलिंग इज नॉट अ स्टीलिंग नो फिन मीट। तो वर्ब से स्टार्ट करेंगे, वर्ब के बाद इज या वॉज लगाएंगे, मतलब पास्ट में है या प्रेजेंट में है। उसके बाद नो फिन मीट आएगा, सॉरी नो मीन फीट आएगा, और उसके बाद एक्शन आ जाएगा एम्फोसाइजेस। एग्जाम्पल देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। पहाड़ की चोटी पर चढ़ना कोई मामूली बात नहीं है या उपलब्धि नहीं है। तो देखिए आईएनजी से स्टार्ट हुआ है। क्लाइंब एक वर्ब होता है, क्लाइंबिंग है मीन्स चढ़ना। टू द टॉप पहाड़ पे, ऑफ द माउंटेन पर्वत के, मतलब पहाड़ के, इज नो मीन फीट। क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द माउंटेन इज नो मीन फीट। पहाड़ की चोटी पे चढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है, कम उम्र में करोड़पति बनना कोई आसान काम नहीं है। तो बिकमिंग अ मिलियनियर एट अ यंग एज इज नो मीन फीट, ठीक है। तो कम उम्र में मिलेनियर बनना एक आसान काम नहीं है, इट मीन्स नो मीन फीट। आगे एग्जाम्पल देखिए, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना कोई मामूली बात नहीं है। तो विनिंग अ गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स इज नो मीन फीट। फोर्थ एग्जाम्पल, बिना किसी सहायता के खुद का बिजनेस खड़ा करना कोई आसान काम नहीं है। तो बिल्डिंग योर ओन बिजनेस विदाउट एनी हेल्प इज नो मीन फीट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ओवरलुक समवन। ओवरलुक समवन का मतलब होता है किसी को अनदेखा कर देना, नज़रअंदाज कर देना, ठीक है, अनदेखा। वैसे इसके लिए एक और एडवांस फ्रेज है, जैसे कि आपको बोलना है कि भाई हमें अनदेखा मत करो, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं डोंट टर्न योर डेफ टू मी। डेफ होता है ना, मतलब जो जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है ना, डेफ। तो मतलब आप मुझे अनसुना मत करो। देखो अनदेखा और अनसुना में केवल ये डिफरेंस है कि टर्न के बाद आप ब्लाइंड आई का यूज करेंगे अगर अनदेखा के लिए यूज कर रहे हैं, और टर्न के बाद आप डेफ ईयर का यूज करते हैं तो वो अनसुना, ठीक है। तो डोंट टर्न योर डेफ ईयर टू मी,
मतलब मुझे अनसुना मत करो। डोंट टर्न योर ब्लाइंड आई टू मी, मुझे अनदेखा मत करो। ठीक है, तो उसके लिए भी ये दोनों यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ओवरलुक का यूज कर रहे हैं, मतलब किसी को अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना, नजरअंदाज कर देना। मीनिंग देखो, टू इग्नोर और फेल टू नोटिस समवन ईदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, मतलब किसी को जानबूझ करके नजरअंदाज कर देना या अनजाने में किसी को इग्नोर कर देना, दोनों जगह पे आप यूज करेंगे इसको। स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ओवरलुक लगाएंगे, आपका एज पर टेंस हो जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, ओवरलुक्स हो जाएगा। अगर पास्ट है तो ओवरलुक्ड हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो पर्सन जिसकी बात हम कर रहे हैं कि कौन अनदेखा कर रहा है, किसको किया, वो सारा कुछ। एग्जाम्पल देखिए, शिक्षक ने मेरी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया। द टीचर ओवरलुक, अब यहाँ पे पास्ट की बात है कि कर दिया भाई, तो ये पास्ट हो गया, ओवरलुक्ड आ गया। माई हार्ड वर्क, मेरी कड़ी मेहनत को। सेकेंड है, क्या तुमने जानबूझकर मुझे अनदेखा किया। डिड यू ओवरलुक मी ऑन पर्पस, ऑन पर्पस या इंटेंशनली का भी यूज कर सकते हैं। डिड यू ओवरलुक मी इंटेंशनली, डिड यू ओवरलुक मी ऑन पर्पस। पर्पस के आगे कभी भी आपको प्रिपोजिशन लगाना है तो वो आपका ऑन आएगा, ऑन पर्पस। थर्ड है, कंपनी ने प्रमोशन में उसे नजरअंदाज कर दिया। द कंपनी ओवरलुक्ड हिम फॉर द प्रमोशन। फोर्थ है, कभी कभी हम छोटी गलतियों को अनदेखा कर देते हैं। समटाइम्स वी ओवरलुक स्मॉल मिस्टेक्स। सो गाइस, आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन इफ आई वॉन्ट टू, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है कि चाह कर भी, बोलते हैं ना, अगर मैं चाहूं भी तो आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। अगर मैं अभी चलना स्टार्ट करूं ना, तब भी, मतलब मैं चाह कर भी वहां समय पर नहीं पहुंच सकता हूं। तो जब इस तरीके के एक्सप्रेशन आपको यूज करने हो तब वहां पे यूज कीजिए इवन इफ आई वॉन्ट, अगर मैं चाहूं भी तो। देखिए, एक्सप्रेसिंग दैट समथिंग इज नॉट पॉसिबल डिस्पाइट विलिंगनेस। डिस्पाइट विलिंगनेस मतलब चाहने के बावजूद भी, मतलब आप कुछ चाहते हैं उसके बावजूद भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर है, इवन इफ प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वांट लगाएंगे। अगर प्रेजेंट है तो वांट्स, पास्ट है तो वांटेड, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, उसके बाद आपका मेन क्लॉज। चलो एग्जांपल देखते हैं। मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कांट हेल्प यू। और गैस ये देख रहे हैं ना, इवन आई वॉन्ट टू, इसको आप लास्ट में भी लगा सकते हैं। मतलब ये सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, आप आई कांट हेल्प यू इससे स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे उसके बाद लगा दीजिए इवन इफ आई वॉन्ट टू, अगर मैं चाहूँ भी तो आपकी मदद नहीं कर सकता। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह चाह कर भी समय पर नहीं पहुंच सकता। इवन ही वॉन्ट्स टू, अब देखिए ही आया है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वॉन्ट का क्या हो गया, वॉन्ट्स। इवन ही वॉन्ट्स टू ही कांट रीच ऑन टाइम। ठीक है, थर्ड है, मैं चाह कर भी तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकता। इवन इफ बता सकता था, मतलब पास्ट का, तो इवन इफ आई वॉन्टेड टू, अब वो पास्ट में गया इसलिए वॉन्टेड हो गया। आई कुडेंट टेल यू द ट्रूथ, अब देखिए पास्ट का है इसलिए ये कुडेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट में होता तो कांट होता। फोर्थ एग्जाम्पल है, वे चाह कर भी इस परीक्षा में पास नहीं हो सकते हैं। इवन इफ दे वॉन्ट टू दे कांट पास दिस एग्जाम। ठीक है, अब ये देखिए प्रेजेंट का वॉन्ट आया है इसलिए यहाँ पे कांट आया है। ये गाइस छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है कट टू द चेस। कट टू द चेस, अगर चेस का आप इंडिविजुअली यूज करेंगे तो चेस होता है किसी चीज का पीछा करना। ठीक है, चेस बोलते हैं ना, चेस योर ड्रीम्स, अपने सपनों का पीछा करो। लेकिन यहाँ पे ये एज अ फ्रेज है,
तो इसका मतलब है कट टू द चेस, मतलब कि मुद्दे, सीधे मुद्दे पे आओ, इधर उधर की बातें मत करो। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, कट टू द चेस, सीधे मुद्दे पे आओ। जैसे होता है ना कम टू द पॉइंट, तो वही है कट टू द चेस। बहुत यूज होता है गाइस एडवांस इंग्लिश में। मीनिंग है टू गेट इन टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, मतलब बिल्कुल मुद्दे पे आ जाओ बिना टाइम गवाए, ठीक है। टू गेट टू द पॉइंट। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कट्स, ठीक है, टू द चेस, क्योंकि ये आपका पास्ट में जाएगा तो कट ही रहेगा। उसके बाद है प्रेजेंट या फ्यूचर। दूसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस कट टू द चेस पास्ट में, क्योंकि कट की गाइस तीनों फॉर्म कट ही रहेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। देखिए, ज्यादा बात मत बनाओ, सीधे मुद्दे पर आओ। डोंट टॉक टू मच, कट टू द चेस। सेकेंड है हमें अब असली मुद्दे पे आना चाहिए, वी शुड नाउ कट टू द चेस। नेक्स्ट है वह हमेशा फालतू बातें करता है, कभी भी मुद्दे की बात नहीं करता है। ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस, नेवर कट्स टू द चेस। अब यहाँ देखिए कट्स क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए, ठीक है। फोर्थ है मैंने उसे ज्यादा न घुमाते हुए सीधे मुद्दे की बात कर ली। आई कट टू द चेस विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश। बस देखिए एक ही उसमें हम कितनी सारी नई चीजें सीख रहे हैं। यहाँ पे एक और नया आपने इडियम सीख लिया, बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब सीधे मुद्दे की बात करना, इधर उधर की बात ना करना, ठीक है। इसका भी यूज इसी में करते हैं कि स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, इधर उधर की बात मत करो। नेक्स्ट है गाइस, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि, कई बार हम बोलते हैं ऐसा लगता है कि वो बीमार है, ऐसा लगता है कि वो कुछ सोच रहा है, तो इट सीम्स दैट। मीनिंग देखिए, समथिंग अपीयर्स टू बी ट्रू, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि सच है, और टू एग्जिस्ट, कुछ ऐसा चल रहा है, बेस्ड ऑन अवेलेबल एविडेंस और ऑब्जर्वेशन, मतलब एविडेंस कुछ है, कुछ पुख्ता सबूत है जिसको हम ले करके ये चीज बोलते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है, ठीक है। इट सीम्स दैट, स्ट्रक्चर है इट सीम्स दैट प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। गाइस अगर किसी को ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब कमेंट में आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइए। एग्जाम्पल देखिए, इट सीम्स दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, ऐसा लगता है कि वो इस नौकरी में रुचि नहीं रखता है। सेकेंड है इट सीम्स दैट द वेदर विल बी बैड टुमारो, ऐसा लगता है कि मौसम कल खराब होगा। थर्ड एग्जाम्पल, इट सीम्स दैट शी इज हाइडिंग समथिंग, ऐसा लगता है कि वो कुछ छिपा रही है। फोर्थ, इट सीम्स दैट यू आर टायर्ड, ऐसा लगता है कि तुम थके हुए हो। तो गाइस इट सीम्स दैट, और ये सीम्स अगर पास्ट में जाता है तो वहाँ पे सीम्ड हो जाता है, लेकिन कभी भी सीमिंग नहीं होता है अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो। ये गैस बहुत पॉपुलर है, हम बहुत बोलते हैं। अच्छा, इसकी हिंदी जाने बिना केवल इतनी की मुझे कमेंट करना कि किसको किसको पता चल गया था कि ये क्या लिखा है। ये गैस लिखा है विथ पॉम्प एंड शो, विथ पॉम्प एंड शो, इसका मतलब होता है धूमधाम से, धूमधाम से। जैसे कि वी सेलिब्रेटेड ईद विथ पॉम्प्स एंड शो, आज ईद है ना गैस, and we are celebrating नवरात्रि with pomps and show। तो गाइस ये है pomps and show, धूमधाम से, with a lot of grandeur, celebration and display, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद फिर लिख देंगे with pomp and show।
फर्स्ट एग्जाम्पल, उसने अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाया। He celebrated his birthday with pomp and show. उनकी शादी धूमधाम से हुई। Their wedding was held with pomp and show. राजा ने त्योहार को धूमधाम से मनाने की घोषणा की। The king announced to celebrate the festival with pomp and show. फोर्थ, स्वतंत्रता दिवस हमारे स्कूल में धूमधाम से मनाया गया। इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड विद pomp एंड शो इन आवर स्कूल। ये गाइस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है, वॉज सेलिब्रेटेड। तो आई होप गाइस आज के बाद आप ये यूज करेंगे विथ pomp एंड शो। नेक्स्ट, नॉट अ डे गोज बाय व्हेन और व्हाइल। व्हाइल मैंने लिखा नहीं है, लेकिन होता है कि नॉट अ डे गोज बाय व्हेन, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब मैं उससे मिलता नहीं हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब तुम झूठ नहीं बोलते हो। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब मैं इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। यस गाइस, इसके लिए आप यूज करेंगे नॉट अ डे गोज बाय व्हेन, ठीक है। और आप अ सिंगल डे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा आपका। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब। एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट हैपेंस डेली विदाउट फेल। आया समझ में? कुछ ऐसा जो डेली होता है बिना फेल। स्ट्रक्चर, नॉट अ डे गोज बाय व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। चलो जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हें याद ना करूं। नॉट अ डे गोज बाय व्हेन आई डोंट मिस यू। सेकेंड एग्जाम्पल, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वह मुझे गाली ना दे। नॉट अ डे गोज बाय व्हेन शी डजंट इंसल्ट मी। थर्ड है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस ना करूं। नॉट अ डे गोज बाय व्हेन आई डोंट प्रैक्टिस इंग्लिश। फोर्थ, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं अपनी माँ को याद ना करूं। नॉट अ डे गोज बाय व्हेन आई डोंट रिमेंबर माई मदर। नेक्स्ट है कॉस्ट यू डियरली। कॉस्ट यू डियरली का मतलब होता है बहुत महंगा पड़ना। जब हम किसी को वॉर्न करते हैं कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है, मेरे से पंगा मत लेना, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यस गाइस, तो उसके लिए है कॉस्ट यू डियरली। मीनिंग देखो, टू सफर अ ग्रेट लॉस ड्यू टू अ मिस्टेक, मतलब कोई ऐसी गलती जिसका तुम्हें खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़े। टू सफर अ लॉट एज अ रिजल्ट, मतलब परिणाम के तौर पे आपको बहुत बड़ा घाटा हो। कुछ ऐसा आप ना करो जिसका परिणाम बहुत भयानक हो। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल से स्टार्ट होगा। विल कॉस्ट यू डियरली, क्योंकि हम फ्यूचर की ही वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो गाइस, तुम्हारी गलती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। योर मिस्टेक विल यू कॉस्ट डियरली। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर तुमने ये मौका गंवा दिया तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इफ यू मिस दिस अपॉर्चुनिटी इट विल कॉस्ट यू डियरली। ये कंडीशनल फर्स्ट का सेंटेंस है गाइस, ठीक है। उसके बाद है उसकी लापरवाही उसे बहुत महंगी पड़ी। हिज केयरलेसनेस कॉस्ट हिम डियरली। उसके बाद है फोर्थ, जल्दी में लिया गया फैसला तुम्हें महंगा पड़ सकता है। A hasty decision can cost you dearly. कैन का भी मतलब कोई जरूरी नहीं है कि विल का है, कैन भी यूज कर सकते हैं कि पढ़ सकता है, पढ़ेगा और पढ़ सकता है, दोनों दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक है गैस। तो जो स्ट्रक्चर था वहाँ कैन भी आएगा। आज का वीडियो यही गाइस मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और ये गाइस मुझे लाइक से पता चलेगा कि आपका ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए।
अगर लाइक नहीं करोगे तो ये वीडियो आगे नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो मेरी मेहनत सारी खराब हो जाएगी। मेरा यही तो मोटिव है कि जितने से जितने लोग इसको सीख सकते हैं गाइस, क्योंकि वॉट एवर आई हैव लर्न सो फार आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्पार्ट इट। तो गाइस सीखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।